सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो स्टडी विथ निखिल यूट्यूब चैनल। हियर वी लर्न बायोलॉजी इन सिंपल वे। सो स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विथ निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर, ठीक है। तो देखो, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी का। सो 11th का जो बायोलॉजी है वो अभी हम ले रहे हैं और चैप्टर 1 to लगभग 9 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं क्लास 11th यहाँ पर बायोलॉजी के। आप जो है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको मिलेगा क्लास 11th बायोलॉजी करके। उसके अंदर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो पार्ट वाइज मिल जाएंगे। और उसके साथ ही साथ हम 11 की केमिस्ट्री जो है वो भी स्टार्ट किया है, तो उसके भी वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये जो है ये आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 बायो मॉलिक्यूल, ठीक है। तो बायो मॉलिक्यूल आज हम देखेंगे। मॉलिक्यूल क्या होता है हमको पता है कि दो एलिमेंट जो है कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनता है। और ये बायो बोले तो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया। सो इसकी स्टडी हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 6 बायो मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यह है हमारा चैनल बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। उसके साथ ही साथ जो बेल आइकन है वो भी हिट करो, बिकॉज ये आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा जब भी आपको मतलब हम जो फ्यूचर में न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तब। उसके साथ ही साथ आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास 11th बायोलॉजी से रिलेटेड। एंड आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो लगभग जो है हमारे 2000 के नियर जो है स्टूडेंट यहाँ पर हो चुके हैं। तो पार्ट नंबर हमारा ये फर्स्ट है इस चैप्टर नंबर 6 का बायो मॉलिक्यूल्स। तो वीडियो को आप सिर्फ लास्ट तक देखो, ये 100% आपको समझ में आएगा। पार्ट नंबर फर्स्ट ऑफ चैप्टर 6 बायो मॉलिक्यूल्स। अभी इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है। सो इसके अंदर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि पार्ट फर्स्ट के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब कि पार्ट फर्स्ट ओवरव्यू, ठीक है। तो देखो ओवरव्यू के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री हमको पता है ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल्स, ठीक है। केमिकल्स की स्टडी जिस ब्रांच के अंदर की जाती है उसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं, हमको पता है। लेकिन बायोकेमिस्ट्री क्या होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद बायो मॉलिक्यूल्स, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर के मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, जैसा कि एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम। देन सेकंड जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सभी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायो मॉलिक्यूल्स हम जिसको बोलते हैं, वो पढ़ेंगे हम इस पार्ट फर्स्ट के अंदर। उसके बाद देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। सो देखो, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे सबसे पहले मोनोसैकेराइड, उसके बाद देखेंगे डाइसैकेराइड, एंड थर्ड देखेंगे पॉलीसैकेराइड, ठीक है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के अंदर हम देखेंगे ग्लूकोज, देन गैलेक्टोज एंड देन जो है माल्टोज रहेगा, शायद यहाँ पर 2 बार हो गया, यहाँ पर माल्टोज है, ठीक है। ये जो है वो माल्टोज है। उसके बाद है स्टार्च, उसके बाद है ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर है रहेगा माल्टोज। तो ये जो है ये क्या है, मोनोसैकेराइड है। तो ये तीनों मोनोसैकेराइड हम पढ़ेंगे। उसके बाद डाइसैकेराइड में कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, और पॉलीसैकेराइड में सिंपल में इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज, ठीक है। तो यह है हमारा पार्ट फर्स्ट का ओवरव्यू, मतलब पार्ट फर्स्ट के अंदर हम इतना सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे जो है वो हम फर्स्ट हमारा टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले है टॉपिक हमारा, सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन रहेगा, बिकॉज चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या रहता है, इंट्रोडक्शन रहता है उस चैप्टर से रिलेटेड। तो देखो, आवर प्लैनेट इज हैविंग अ वाइड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी बोलो तो क्या होता है, डिफरेंट, ओके, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हम उसको बोलेंगे। डाइवर्सिटी बोलो तो होता है डिफरेंटनेस, मतलब डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमारे लिविंग वर्ल्ड में होते हैं, हमारे अर्थ के ऊपर है। एंड दैट आर क्लासिफाइड एज, और उसको क्लासिफाई किया है किसको, ऑर्गेनिजम्स को। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट है, मतलब कि डाइवर्सिटी वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको क्लासीफाई किया गया है। यूनिसेलुलर, मतलब कि एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म, एंड मल्टीसेलुलर, मतलब कि मिनी सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म। तो मैंने आपको जो है कहा था और अब भी कहूँगा कि 50% इंफॉर्मेशन उसके नाम में ही मिल जाती है। यूनि बोले तो होता है सिंगल, एंड सेलुलर बोले तो होता है सेल। जो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक ही सेल है उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर। और मल्टी का मतलब होता है मेनी। क्या होता है इसका मतलब, मेनी। तो नाम से ही 50% इंफॉर्मेशन मिल गई। एंड सेलुलर होता है सेल। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मेनी सेल्स होता है, एक से ज़्यादा सेल होता है, उसको हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये किसने क्लासीफाई किया, साइंटिस्ट लोगों ने क्लासीफाई किया। किसको किया, तो ऑर्गेनिजम्स को जो हमारे अर्थ के ऊपर थे, ओके, उसको क्लासीफाई किया गया। यूनिसेलुलर कौन है, फिर बैक्टीरिया एंड ईस्ट। बैक्टीरिया एंड ईस्ट जो है वो ऐसे एनिमल है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक ही सेल होती है, मतलब वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स में हम भी आएंगे, ह्यूमंस,
ठीक है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर जो होता है वो होता है मेनी सेल्स, मतलब कि ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो यह है थोड़ा बेसिक चीज़ है। देन यू हैव आल्सो लर्न दैट, और हमने और भी पढ़ा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सेल्स एज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। हमने पढ़ा है कि जो सेल होता है किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो होता है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल बोले तो स्ट्रक्चर बनाने का फॉर्म जो है काम करता है सेल, मतलब कि हमारा जो बॉडी है, ठीक है, तो हमारा जो ह्यूमन का बॉडी है वो बनता है बिकॉज ऑफ सेल्स से, मतलब सेल्स क्या करती है, तो स्ट्रक्चर बनाने का काम करती है। एंड सेकंड है फंक्शन, जो हमको दिख, हम जिस कोई जो ऑब्जेक्ट है उसको देख पाते हैं, कोई जो हमारा साउंड है उसको सुन पाते हैं, मतलब कि हम चलते हैं, दौड़ते हैं, ये जो फंक्शन है वो भी होता है बिकॉज ऑफ सेल। मतलब जो सेल है वो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल रहेगा वो रहेगा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म। यह है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट देखो बायोकेमिस्ट्री। अब ये हमने जो है बेसिक चीज़ें पढ़ ली, अब देखेंगे बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। बायो बोले तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो बायोलॉजिकल केमिस्ट्री दैट प्रोवाइड्स अस आइडिया ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है जो हमको आइडिया देती है, किसका, देखो, आइडिया ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल्स कौन कौन से होते हैं उनकी स्टडी करना होती है बायोकेमिस्ट्री। एंड मॉलिक्यूलर बेसिस फॉर चेंज टेकिंग प्लेस इन द प्लांट्स, और मॉलिक्यूल्स या फिर चेंज कैसे होता है प्लांट्स के अंदर, कैसे होता है एनिमल्स के अंदर, एंड माइक्रोबियल सेल्स के अंदर। माइक्रोबियल बोले तो माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स बोले तो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख पाते, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है उसको देखने के लिए, मतलब स्मॉल बहुत ज़्यादा छोटे ऑर्गेनिज्म, उसको हम बोलेंगे माइक्रोबियल सेल। मतलब कि प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर और माइक्रोबियल सेल के अंदर कैसे केमिकल का चेंजेस होता है, कैसे चेंजेस टेक्स प्लेस होता है, वो हम देखेंगे इस बायोकेमिस्ट्री के अंदर। देखो, चेंजेस टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रोबियल सेल। एंड ये बायोलॉजिकल एक केमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री क्या है, तो बायोलॉजिकल केमिस्ट्री है, वो हमको आइडिया देती है केमिस्ट्री का, किसके अंदर का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एंड मॉलिक्यूलर बेसिस का, उसके चेंजेस का, उसके अंदर होने वाले, किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। सो ये होता है हमारा बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो ये पढ़ लिया हमने हमारा बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद देखो नेक्स्ट है केमिकल एनालिसिस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी केमिकल एनालिसिस हमने किया, मतलब कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या करते हैं हम, केमिकल एनालिसिस करते हैं ऑर्गेनिज्म का, और उसके बाद हमको पता चला इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ मोस्ट कॉमन एलिमेंट। और उसके बाद हमने जब केमिकल एनालिसिस किया ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर के जो बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर की, उसको हमने क्या किया, एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस किया। और उसके बाद हमको समझ में आया कि मोस्ट कॉमन एलिमेंट जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है कार्बन, ये देखो कार्बन, उसके बाद है हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हाइड्रोजन मिला हमको, किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। कब मिला, जब हमने उसकी स्टडी की, मतलब कि बायोकेमिस्ट्री से हमें पता चला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ठीक है, ये देखो नाइट्रोजन। उसके बाद होता है ऑक्सीजन, ठीक है, एंड सल्फर, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड अदर विद देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ लिविंग टिश्यू। अभी यहाँ पर हमको समझ में आया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होते, तो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एलिमेंट्स। हालांकि एलिमेंट जो है वो हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन बायोकेमिस्ट्री ही ऐसी केमिस्ट्री है जो केमिस्ट्री ऐसी है जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर के जो केमिकल है उनकी स्टडी करते हैं। और यहाँ पर हमको एलिमेंट्स मिला लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड अदर देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट, और अदर्स ऐसे एलिमेंट्स जो है मिले हमको किसके अंदर, जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। सो यह है केमिकल एनालिसिस। कब हुआ यह, बिकॉज ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बिकॉज बायोकेमिस्ट्री हमने किया, क्या किया, बायोकेमिस्ट्री। एक वर्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक का, वो है बायोकेमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री मतलब केमिकल्स की स्टडी करना, और जो बायो है मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, उसके अंदर की केमिकल्स की स्टडी मतलब होता है बायोकेमिस्ट्री। और ये स्टडी करने के बाद हमको पता चला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं या फिर होते हैं, ठीक है। तो ये पता चला हमको बिकॉज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अभी देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स इन से। अभी बायोकेमिस्ट्री से पता चल गया हमको
कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। अब बात ये आती है कि वो एलिमेंट्स वैसे फॉर्म में होते हैं या फिर वो किसी के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। तो वो एसोसिएटेड होते हैं एज अ बायोमोलिक्यूल, उसको हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलने वाला मॉलिक्यूल बायोमोलिक्यूल इन द सेल। किसके अंदर मिल रहा है? ये सेल के अंदर। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल, ठीक है। तो देखो सबसे पहला हम देखेंगे बायोमोलिक्यूल, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट नाम का बायोमोलिक्यूल मिलता है। अभी इसका देखेंगे कि द वर्ड कार्बोहाइड्रेट मीन्स क्या होता है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट्स, एंड दे आर आल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स, और इनको हम सैकेराइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड्स। एंड ये जो है वो कैसे है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है, और हाइड्रेट हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, एंड दे आर बायोमोलिक्यूल्स मेड अप फ्रॉम जस्ट 3 एलिमेंट्स। और बायोमोलिक्यूल 3 एलिमेंट से बनता है। कौन कौन से बायोमोलिक्यूल 3 एलिमेंट से बनता है? कौन कौन से? सबसे पहला है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर आपको एक बात समझ के लेनी है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है या फिर बायोमोलिक्यूल होता है, बायोमोलिक्यूल ही है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो सिंपल में हम बोलेंगे कि बायोमोलिक्यूल जो होता है वो 3 एलिमेंट से बनता है। एक होता है कार्बन, सेकंड होता है हाइड्रोजन, एंड होता है ऑक्सीजन विद द जनरल फार्मूला। इसका जनरल फार्मूला होता है CH2N। ओके, देखो इसका जनरल फार्मूला क्या है? CH2O, एंड इस इधर जो ब्रैकेट के अंदर N, ये N क्या है? तो नंबर, ठीक है, ये नंबर होता है, ठीक है। तो ये कार्बन, उसके बाद ये हाइड्रोजन मतलब H2, और ये ऑक्सीजन। मतलब कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये 3 एलिमेंट से बनता है हमारा बायोमोलिक्यूल, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया कि जो बायोमोलिक्यूल होता है वो 3 एलिमेंट से बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका मॉलिकुलर या फिर जनरल फार्मूला हम बोलेंगे वो होता है CH2O, एंड ब्रैकेट कंप्लीट N होता है नंबर ऑफ, ओके, दिस एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एंड सबसे पहला बायोमोलिक्यूल हम देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, और इसको हम बोलते हैं सैकेराइड्स। क्या बोलते हैं? सैकेराइड्स। एंड दे कंटेन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन द सेम रेशियो। और इसके बाद जो है वो कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है वो सेम रेशियो में होता है एज इन वाटर, जैसा 2:1। वाटर के अंदर कैसा होता है? 2:1। 2:1 कैसे होता है? वाटर का जनरल फार्मूला जो है कैसा है? H2O। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन है 2, और ऑक्सीजन कितना है? 1। मतलब कि ये 2:1 या फिर 1:2, ठीक है। 2:1 और 1:2 एक सेम ही है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, ये H2 इन ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये होता है हमारा जनरल फार्मूला ऑफ वाटर सेम रेशियो के अंदर। एंड कार्बोहाइड्रेट कैन बी ब्रोकन डाउन, ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। और कार्बोहाइड्रेट को अगर हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड। क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी। मतलब कि एनर्जी मिलेंगी अगर हम कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिंपल में देखा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आगे भी देखेंगे नेक्स्ट वाला। सो अब देखो, अब देखेंगे हम बायोमोलिक्यूल, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल को क्लासिफाई किया गया है 2 कैटेगरी के अंदर। फर्स्ट है ऑर्गेनिक, सेकंड है इनऑर्गेनिक। तो सबसे पहला है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल हमको चल गया है कि बायोमोलिक्यूल बनता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन तीनों एलिमेंट से बनता है बायोमोलिक्यूल। और कार्बोहाइड्रेट जो है एक बायोमोलिक्यूल है जो हमने अभी स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये चार्ट में देखो, सबसे पहले बायोमोलिक्यूल जो है वो यहाँ पर डिवाइड हुआ है 2 कैटेगरी के अंदर। एक होता है ऑर्गेनिक, सेकंड होता है इनऑर्गेनिक। अब ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मतलब क्या, इनऑर्गेनिक मतलब क्या? ऑर्गेनिक मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कार्बन एंड उसके कंपाउंड से बने होते हैं, कार्बन एंड उसके कंपाउंड से बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं कार्बन एंड उसके कंपाउंड को छोड़ के बनते हैं, ठीक है। कार्बन एंड उसके कंपाउंड को छोड़ के बनते हैं, इसको छोड़ के, और इसको, यही मतलब कार्बन एंड उसके कंपाउंड की स्टडी करना मतलब होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन एंड उसके कंपाउंड से बना हुआ बायोमोलिक्यूल होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ओके, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल। एंड इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल कार्बन एंड उसके कंपाउंड को छोड़ के अदर एलिमेंट से बना हुआ मॉलिक्यूल होता है बायोमोलिक्यूल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और बाद में ऑर्गेनिक जो है वो 2 टाइप के अंदर हमने क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। 2 टाइप के अंदर इसको जो है वो क्लासीफाई किया गया है। कौन से 2 टाइप है? देखो, सबसे पहला है ये देखो मैक्रो मॉलिक्यूल, एंड सेकंड है माइक्रो मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर डिफरेंस जो है वो आपको ध्यान में रखना है। क्या डिफरेंस ध्यान में रखना है? अभी देखो डिफरेंस यहाँ पर है मैक्रो। देखो मैक्रो का स्पेलिंग MACRO, और यहाँ पर देखो ये है माइक्रो, MICRO। माइक्रो बोले तो होता है स्मॉल, मतलब छोटा, माइक्रो मॉलिक्यूल मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल। एंड मैक्रो MA यहाँ पर
ए का ही डिफरेंस है, ए एंड आई का डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पर जो मैक्रो होता है वो होता है बिग, मतलब बड़ा मॉलिक्यूल, ठीक है। तो माइक्रो मतलब होता है छोटा मॉलिक्यूल, मैक्रो मतलब होता है बड़ा मॉलिक्यूल। सो जो बायोमॉलिक्यूल है उसके अंदर हम देख रहे हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अभी ऑर्गेनिक जो है वो दो टाइप के अंदर क्लासीफाई हुआ है। सबसे पहला है मैक्रो मॉलिक्यूल, सेकंड है माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। अभी बड़े मॉलिक्यूल के अंदर देखो कौन कौन सा है। बड़े मॉलिक्यूल के अंदर है पॉलीसैकेराइड, देन है पॉलीपेप्टाइड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये पॉली क्या होता है? पॉली मतलब होता है मेनी, पॉली मतलब होता है मेनी, मतलब मोर देन टू, ठीक है। तो जो पॉलीसैकेराइड होता है वो किसके अंदर आता है? मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर। मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब मैंने अभी कहा आपको क्या है? बड़ा मॉलिक्यूल, ठीक है। बड़ा मॉलिक्यूल होता है मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये बनता है, ये देखो ये हमारा पॉलीसैकेराइड, उसके बाद है ये पॉलीपेप्टाइड एंड ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये तीनों क्या है हमारे सिंपल में? मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो जो पॉलीसैकेराइड है वो किससे बनता है? पॉली मतलब होता है मेनी एंड सैकेराइड मतलब हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट को ही हम क्या बोलते हैं? सैकेराइड बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट को ही हम क्या बोलते हैं? सैकेराइड बोलते हैं। तो जो सिंपल शुगर है, ठीक है, ये सिंपल शुगर प्लस सिंपल शुगर प्लस सिंपल शुगर ऐसा मिलके बनता है पॉलीसैकेराइड। पॉली मतलब होता है मेनी एंड सिंपल शुगर ऐसा ज्वाइन करके हमको मिलता है पॉलीसैकेराइड। उसके बाद होता है पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड जो है वो अमाइनो एसिड से बनता है, अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड्स, उसके बाद हमको मिल जाएगा पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉली बोलो तो होता है मेनी एंड न्यूक्लियोटाइड्स मतलब कि ये न्यूक्लियोटाइड्स मोर देन 2 है, न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोटाइड और बन जाएगा हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं मतलब बड़े मॉलिक्यूल, ओके, सो वो होता है पॉलीसैकेराइड के अंदर, पॉलीपेप्टाइड के अंदर एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है मोर देन 2 न्यूक्लियोटाइड से, पॉलीपेप्टाइड बनता है मोर देन अमाइनो एसिड से, ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड से, एंड पॉलीसैकेराइड बनता है ग्रुप ऑफ सिंपल शुगर से, ठीक है। तो ये आपको समझ के लेना है बेसिक बातें। सो अभी हमारा जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल जो है बड़े मॉलिक्यूल वो हमारे खत्म हो गए। अभी देखेंगे माइक्रो मतलब छोटे मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में छोटे मॉलिक्यूल देखो, सबसे पहला होता है लिपिड। सबसे पहला कौन सा होता है? सबसे पहला होता है लिपिड्स एंड देन होता है सेकेंडरी मेटाबोलिटीज, ओके। सबसे पहला होता है लिपिड्स, देन होता है सेकेंडरी मेटाबोलिटीज, ठीक है। तो देखो सबसे पहला है लिपिड्स। लिपिड्स के अंदर है सबसे पहले फैटी एसिड्स एंड देन है ग्लिसरॉल। लिपिड्स के अंदर है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अगेन फैटी एसिड दो टाइप के अंदर जो है वो क्लासीफाई हुआ है। सबसे पहले सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, देन है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सो ये जो फैटी एसिड्स है ये दो टाइप के अंदर क्लासीफाई हुआ है। सबसे पहले सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड सेकंड है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। देन सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स के अंदर है अल्कैलॉइड्स, देन है फिनोलिक्स, देन है टर्पेनॉइड्स, देन है इसेंशियल ऑयल्स, टॉक्सिन्स एंड लेक्टिन्स, ये आते हैं सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स के अंदर, ठीक है। तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल मतलब छोटे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। उसके बाद होता है इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक हमारा यहाँ पर अभी खत्म हो चुका है, ऑर्गेनिक अभी हमारा यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब देखेंगे इनऑर्गेनिक। देखो इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल मतलब कि कार्बन एंड उसके कंपाउंड को छोड़ के बने हुए बायोमॉलिक्यूल होते हैं इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो देखो इसके अंदर है सबसे पहले है प्राइम एलिमेंट, उसके बाद है मैक्रो एलिमेंट एंड ट्रेस एलिमेंट, ठीक है। तो प्राइम एलिमेंट, मैक्रो एलिमेंट एंड ट्रेस एलिमेंट ये 3 जो होते हैं ये आते हैं इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल के अंदर। सो प्राइम एलिमेंट के अंदर आता है कार्बन, उसके बाद आता है हाइड्रोजन, देन आता है ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर के अंदर, ओके। एयर एंड वाटर दोनों के अंदर होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पर मैक्रो एलिमेंट के अंदर है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ठीक है। और उसके बाद ट्रेस एलिमेंट के अंदर है बोरॉन, क्लोरीन, जिंक, कॉपर, उसके बाद है आयरन, देन सोडियम, देन मोलिब्डेनम, देन निकेल, देन सिलिकॉन एंड कोबाल्ट, ठीक है। तो ये जो है ये है हमारे ट्रेस एलिमेंट, मैक्रो एलिमेंट एंड प्राइम एलिमेंट्स इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल के अंदर से डिवाइड हुए हुए, ठीक है। तो यह है बायोमॉलिक्यूल्स इन लिविंग सिस्टम। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सभी मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ये सभी मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, मतलब कि एक लिविंग सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। यह है हमारे बायोमॉलिक्यूल्स, इसलिए तो इनको बायोमॉलिक्यूल्स कहा गया है बिकॉज ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट जो है उनको क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप्स के अंदर। कार्बोहाइड्रेट हमको पता है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, या फिर उसको हम सैकेराइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है मोनोसैकेराइड, मोनो बोलो तो होता है सिंगल, इसको लिख लो MONO मतलब होता है इसका मीनिंग सिंगल, ओके। उसके बाद डाई, DI, डाई का मतलब होता है 2,
उसके बाद पॉली POLY इसका मीनिंग होता है मेनी, मतलब मल्टीपल्स, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड मतलब कि एक से बना हुआ, ठीक है। उसके बाद है डाइसैकेराइड, 2 मोनोसैकेराइड कंबाइन होके क्या बन गया, डाइसैकेराइड। उसके बाद है पॉलीसैकेराइड मतलब पॉलीमर मतलब कि बहुत सारे सैकेराइड मिल के बना पॉलीमर, मतलब कि मोनोसैकेराइड्स का पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड्स मतलब मोनोसैकेराइड ऐसे कंबाइन होते रहे और बहुत सारे मल्टीपल मोनोसैकेराइड कंबाइन होकर बन गया हमारा पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है वो कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप्स आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला होता है मोनोसैकेराइड, देन होता है डाइसैकेराइड, देन होता है पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड क्या होता है। मोनोसैकेराइड्स होता है सिंपल शुगर, क्या होता है, सिंपल शुगर, ठीक है। उसके बाद देखो आगे इसके अंदर जो है मोनोसैकेराइड के अंदर फर्स्ट एग्जांपल है ट्रायोस, ये 3 कार्बन होता है। एग्जांपल है ग्लिसरैल्डिहाइड। उसके बाद होता है टेट्रोस मतलब कि 4 कार्बन वाला। सो इस यहाँ पर आपको सिंपल में ध्यान में रखना चाहिए कि ट्राई मतलब 3 होता है, टेट्रा, ओके। ये टेट्रा देखो TETRA मतलब होता है 4, मतलब टेट्रस 4, नाम से ही 50% इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। पेंटोस मतलब होता है, पेंटा मतलब होता है 5, इसलिए पेंटोस मतलब 5 कार्बन से बना हुआ, ये 4 कार्बन से बना हुआ। इसका एग्जाम्पल भी है राइबोसिन RNA, RNA के अंदर जो राइबोस होता है वो होता है 5 कार्बन का, एंड डीऑक्सीराइबोसिन DNA, DNA के अंदर होता है ये 4 कार्बन का, ठीक है। उसके बाद होता है हेक्सोस, हेक्सोस मतलब 6 कार्बन, ओके। यहाँ पर देखो ग्लूकोज के अंदर, ब्लड शुगर के अंदर, फ्रुक्टोज के अंदर, फ्रूट शुगर के अंदर, एंड गैलेक्टोज प्रोडक्ट ऑफ लैक्टोस, इसके अंदर होते हैं हेक्सोस। हेक्सोस क्या है, तो एक मोनोसैकेराइड है, ठीक है, जो 6 कार्बन से बनता है। एंड उसके बाद है हेप्टोज, हेप्टोज है 7 कार्बन से बना हुआ, इसका एग्जाम्पल है सेडो हेप्टुलोज, ठीक है, सेडो हेप्टुलोज। तो ये सभी है मोनोसैकेराइड, मोनो, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि मोनो मतलब होता है 1, डाई मतलब होता है 2, देन ट्राई मतलब होता है 3, देन टेट्रा मतलब होता है 4, उसके बाद जो है पेंटा मतलब होता है 5, देन हेक्सा HEXA, हेक्सा मतलब होता है 6, एंड देन सेप्टा मतलब होता है 7, देन ऑक्टा मतलब होता है 8, ठीक है, नोना एंड डिका बाद में। सो ये ऑक्टा पर्यंत ये आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, यही आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। सो यहाँ पर वैसा ही तो है, ट्रायोस में 3 कार्बन से बना हुआ, टेट्रोस में 4 कार्बन से, पेंटोज, हेक्सोस एंड हेप्टोज, ठीक है। तो ये जो आपको ध्यान में रखना है, हेक्सा एंड हेप्टा, ठीक है, यहाँ पर सेप्टा नहीं होगा, हेक्सा एंड हेप्टा, HE होगा, HEPTA, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल है, मतलब कि सिंपल शुगर से बने हुए। उसके बाद सेकंड है डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड मतलब कि 2 मोनोसैकेराइड कंबाइन होके बन गया डाइसैकेराइड, क्या हो गए, 2 मोनोसैकेराइड कंबाइन होके बन गया डाइसैकेराइड, ठीक है। तो यही आपको तो सिंपल में यहाँ पर ध्यान में रखना है। इसको अभी थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि जो ऊपर का है वो हमको समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो, तो अभी देखो डाइसैकेराइड के अंदर सबसे पहला है सुक्रोज, देन होता है लैक्टोज, देन होता है माल्टोज। ये तीनों क्या है, डाइसैकेराइड है, मतलब कि 2 मोनोसैकेराइड कंबाइन हो गए एंड बन गया सुक्रोज। अभी बात ये आती है कि ये सुक्रोज कौन से 2 मोनोसैकेराइड से बना है, तो ये क्या है, सुक्रोज को हम बोलते हैं केन शुगर, क्या बोलते हैं, केन शुगर, मतलब कि जो गन्ना होता है उसके अंदर जो शुगर होती है वो होती है केन शुगर। ऑन हाइड्रोलाइज इट प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ये हाइड्रोलाइज किया, इसको वाटर के अंदर डाला तो क्या मिलता है हमको, ग्लूकोज मिलता है एंड फ्रुक्टोज मिलता है, मतलब कि ग्लूकोज एंड दोनों फ्रुक्टोज, ये क्या है, सिंपल में मोनोसैकेराइड है, और ये कंबाइन होकर बन गया हमारा सुक्रोज जो कि है डाइसैकेराइड। उसके बाद लैक्टोज जो है, वो लैक्टोज को अगर हाइड्रोलाइज किया जाए, मतलब वाटर के अंदर इसको डाला, उसको मिल्क शुगर भी बोलते हैं लैक्टोज को। अब ये लैक्टोज को अगर हम क्या करेंगे, किसके अंदर डालेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे, मतलब वाटर डालेंगे वाटर के अंदर, तो हमको मिलेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, मतलब ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज ये क्या है, एक एक मोनोसैकेराइड है, और ये दोनों मोनोसैकेराइड कंबाइन हो गया और बन गया हमारा मिल्क शुगर, मतलब लैक्टोज। उसके बाद माल्टोस, माल्टोस क्या है, डाइसैकेराइड है, मतलब कि हमने पहले ही देखा 2 मोनोसैकेराइड से बना हुआ डाइसैकेराइड, और ये जो है इसको माल्ट शुगर भी बोलते हैं, और ये बनता है 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनता है हमारा माल्टोज, ठीक है। तो सबसे पहला है सुक्रोज, ठीक है, सबसे पहला है सुक्रोज, सुक्रोज, सुक्रोज बनता है किससे बनता है, ये ग्लूकोज से, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ठीक है। उसके बाद होता है लैक्टोज, लैक्टोज को हम क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर बोलते हैं, सुक्रोज को हम केन शुगर बोलते हैं। सो ये बना है सिंपल में, लैक्टोज बना है हमारा किससे, देखो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ये 2 मोनोसैकेराइड से, एंड लास्ट में जो माल्टोज है हमारा, ठीक है, माल्टोज, ये बना है 2 किससे, 2 ग्लूकोज से ही, सिंपल में ग्लूकोज के ही 2 मॉलिक्यूल से बना है हमारा माल्टोज, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। ये क्या है, डाइसैकेराइड से, डाइसैकेराइड मतलब 2 मोनोसैकेराइड कंबाइन होकर फॉर्म हुआ डाइसैकेराइड, और इसको जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो अब हमको मिलेगा कि कौन से 2 मोनोसैकेराइड से ये बना है।
ठीक है। उसके बाद है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड है पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड, मतलब मोनोसैकेराइड बहुत ज़्यादा, दो नहीं, अब दो नहीं होंगे, दो से ज़्यादा 3, 4, 5, 6 ऐसे कंबाइन करेंगे तो हमको मिलेगा पॉलीसैकेराइड। अभी देखो सबसे पहले होमो पॉलीसैकेराइड। होमो बोले तो होता है सिमिलर, ये भी आपको ध्यान में रखना है, होमो मतलब सिमिलर एंड सिमिलर पॉलीसैकेराइड पॉलीमर ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। जब हम वन टाइप का ही जो हमारा मोनोसैकेराइड होता है उसको ऐड करते हैं तब हमको मिलता है होमो पॉलीसैकेराइड। एक ही टाइप का, मतलब ग्लूकोज ले लो, ठीक है, तो ग्लूकोज को ही ऐड करते जाएंगे, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ऐसे, तब हमको मिलेगा होमो पॉलीसैकेराइड। एंड सेकंड होता है हेटेरो। हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट, हेटेरो का मीनिंग ही होता है डिफरेंट। कभी बायोलॉजी के किसी भी पेज पे जाओगे तो हेटेरो अगर मिलेगा तो इसका मीनिंग होता है डिफरेंट, होमो अगर मिलेगा तो मीनिंग होता है सेम। तो ये बेसिक चीज़ है, ये आपको मालूम होनी ही चाहिए, जिसकी डाई, जैसे कि मोनो, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ठीक है, तो ये केमिस्ट्री में भी आपको काम में आएगा। तो ये जो है मोनो पॉलीसैकेराइड मतलब क्या, सॉरी मोनो नहीं होगा, क्या होगा, होमो। होमो मतलब होता है सिमिलर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर है होमो पॉलीसैकेराइड। होमो बोले तो होता है सेम टाइप के, देखो वन टाइप के मोनोसैकेराइड अगर हम ऐड करेंगे मेनी तो मिलेगा हमको होमो पॉलीसैकेराइड। एंड देन है हेटेरो पॉलीसैकेराइड। हेटेरो मतलब डिफरेंट, डिफरेंट सैकेराइड्स अगर ऐड करेंगे मोर देन 2 तो हमको मिलेगा हेटेरो पॉलीसैकेराइड। जैसे पॉलीमर ऑफ डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर अगर हम ऐड करेंगे मोनोसैकेराइड। ये देखो एग्जांपल देखो, हाइलोरोनिक एसिड, देन हेपेरिन एंड ब्लड ग्रुप्स सब्सटेंस, देन कॉन्ड्रिटिन एंड देन होता है सल्फेट। ये सभी क्या है तो हेटेरो पॉलीसैकेराइड है, मतलब इसके अंदर जो है वो मोनोसैकेराइड ऐड किए गए हैं मोर देन 2, मतलब 3, 4, 5, 6 इतने, लेकिन वो कैसे है, मतलब डिफरेंट टाइप्स के हैं, डिफरेंट टाइप्स के मोनोसैकेराइड ऐड किए हैं, लेकिन यहाँ पर सेम टाइप के, वन टाइप के ही मोनोसैकेराइड होते हैं। और यहाँ पर होमो पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल है स्टार्च, उसके बाद है सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। स्टार्च ये है प्लांट स्टोरेज मॉलिक्यूल, प्लांट के अंदर होता है। सेलुलोज होता है सेल वॉल कंपोनेंट के अंदर। जो सेल वॉल होती है किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर ही सेल वॉल होती है, बिकॉज प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से सेल वॉल होती है, और सेल वॉल के अंदर होता है ये सेलुलोज। ये स्टार्च होता है प्लांट के अंदर। और देन ग्लाइकोजन है, ये एनिमल स्टोरेज मॉलिक्यूल है, एनिमल के अंदर होता है, ये प्लांट्स के अंदर होता है स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड ये सेलुलोज। ये तीनों क्या है तो ये है होमो पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो यही तो आपको ध्यान में रखना है। यह है हमारा सिंपल में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मुझे लगता है कि कार्बोहाइड्रेट का पूरा जो एक ओवरव्यू है वो आपको मिल गया होगा, ठीक है। तो यह है सिंपल में कार्बोहाइड्रेट्स। अभी देखेंगे डिटेल में, वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मोनोसैकेराइड्स। क्या देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड देखो, दीज आर द सिंपलेस्ट शुगर हैविंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन बोले तो क्या, ऐसे क्रिस्टल्स के जैसा, ठीक है, क्रिस्टल जैसा। आपने नमक ले लिया, ठीक है, नमक मतलब कि साल्ट के अंदर कैसे होते हैं क्रिस्टल्स, वैसे क्रिस्टल जो है वो इस मोनोसैकेराइड के अंदर होते हैं, ठीक है। मतलब कि ये कैसा है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। एंड सिंपलेस्ट शुगर है, शुगर कैसी है, सिंपलेस्ट है। उसके बाद ये देखो स्वीट होती है खाने के लिए, टेस्ट के लिए। एंड सोल्यूबल इन वाटर, मतलब वाटर में इसको अगर डालेंगे तो ये घुल जाएगा, वो होता है मोनोसैकेराइड। एंड दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, ये मतलब कि फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, मतलब कि इसको जो बाद में एक बार हाइड्रोलाइज हो जाए तो बाद में इसको और हाइड्रोलाइज नहीं किया जाता इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। कौन, मोनोसैकेराइड, ठीक है। लेकिन डाइसैकेराइड में ऐसा नहीं है, वो हम फर्दर हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपल में एक ही ध्यान में रखना है, कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। उसके बाद नेक्स्ट देखो, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स और मोनोमर ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। मोनोमर बोलो तो होता है सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं मोनोमर, ठीक है। और ये मोनोमर जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का क्या है, बिल्डिंग यूनिट है। मतलब मोनोमर से ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनता है, और ये मोनोमर कौन है तो मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड से ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनता है, मतलब ये बिल्डिंग का ब्लॉक, मतलब कि बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा है, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल है, ऐसा हम बोलेंगे। एंड दे हैव जनरल फार्मूला, उसका जनरल फार्मूला है CH2O, बिकॉज सैकेराइड, या फिर हमने बोला था कि ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बनता है, वो है CH2O, ठीक है। वेयर जो N रहेगा, यहाँ पर देखो ये आउट ऑफ, यहाँ पर जो है N रहेगा, ओके। उसके बाद ब्रैकेट के बाहर N रहेगा, ये N की वैल्यू रहेगी 3, 4, 5, 6, 7। तो ये कौन सी भी हो सकती है, ठीक है, कैन बी। मतलब दे आर क्लासिफाइड इनटू ट्रायोस मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। टेट्रोज मतलब कि 4 है यहाँ पर वैल्यू। ये पेंटोस की मतलब 5 है। एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मॉलिक्यूल, और जितने जितने कार्बन बढ़ेंगे एटम्स उतने। सो यहाँ पर कितने कार्बन एटम होते हैं, पेंटोस में 5 कार्बन, टेट्रोस में 4 कार्बन, ट्रायोस में 3 कार्बन, ठीक है। अभी देखो ये आपके लिए एग्जांपल देता हूँ, हेक्सोस में कितने कार्बन आइटम रहेंगे,
हेक्सोस में कितने रहेंगे, हेक्सा के अंदर 6 कार्बन एटम रहेंगे, ठीक है। हेक्सोस, इसको हम शॉर्ट में हेक्सा लिखा मैंने, ये जो है 6 कार्बन एटम इसके अंदर रहेंगे। उसके बाद जो है वो अगेन जो मैंने आपको बताया वो इस तरीके से। तो यहाँ पर सिंपल में हमने क्या देखा, जो मोनोसैकेराइड होते हैं ये होते हैं सिंपलेस्ट शुगर एंड हैविंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एंड ये स्वीट होते हैं टेस्ट में एंड सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, एंड ये फर्दर क्लासीफाई नहीं हो सकते, हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, ठीक है। एंड दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ये होता है, ये है मोनोमर ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मतलब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का एक यूनिट है और इसको जोड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनेगा। इसका जनरल फार्मूला होता है CH2O एंड ब्रैकेट क्लोज में बाद में आउट में होगा एन की वैल्यू कितनी भी हो सकती है। एंड जो ट्राइओस, टेट्रोज एंड पेंटोज है, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। क्लासीफाई किया गया है, ट्राइओस मतलब 3 कार्बन, टेट्रोज मतलब 4 कार्बन, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो यह है हमारा मोनोसैकेराइड। उसके बाद देखो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा होता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो सिंपल में ये होता है H2O, देखो सिंपल में ये जो है वो हमारा ग्लूकोज का यहाँ पर स्ट्रक्चर है। ऑल द मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। यहाँ पर क्या होता है, सभी मोनोसैकेराइड कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होती है, बिकॉज इसके अंदर होता है अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप कैसा होता है, देखो यहाँ पर होता है सिंपल में R होता है एंड यहाँ पर R होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, कीटोन, ठीक है। एंड यहाँ इसको जो हम अल्डिहाइड बोलेंगे, किसको, यहाँ पर H है एंड यहाँ पर R है। R मतलब अल्किल ग्रुप, ये दोनों साइड पे अल्किल, ये अल्किल ग्रुप है, इसको हम बोलेंगे कीटोन, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ग्रुप है एंड एक अल्किल ग्रुप है, इसको हम बोलेंगे अल्डिहाइड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अल्डिहाइड। तो कीटोन एंड अल्डिहाइड में आप डिफरेंस समझ में आ गया आपका। सो ये क्या होता है, इसके अंदर फ्री अल्डिहाइड होता है, क्या होता है, फ्री अल्डिहाइड, और इसीलिए ये क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। एंड दिस शुगर रिड्यूस द किसको, बेनिडिक्ट्स रिएजेंट, किसको, बेनिडिक्ट्स रिएजेंट, बेनिडिक्ट्स जो कि है Cu2+2 Cu+ बनाते हैं, मतलब इसके अंदर का एक प्लस जो है वो इन्होंने क्या किया, रिड्यूस कर दिया, इसलिए हम इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। एंड सिंस दे आर कैपेबल टू ट्रांसफरिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते, कैपेबल है टू अदर कंपाउंड्स, ओके, एंड अ प्रोसेस कॉल्ड एज रिडक्शन, और उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। बिकॉज इन्होंने क्या किया है, Cu2+ था तो इसको Cu+ बनाया है, मतलब कि 2 प्लस थे, एक ही प्लस रह गया, एक प्लस का जो है इलेक्ट्रॉन उन्होंने क्या किया, ट्रांसफर किया गया है, मतलब कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ठीक है। तो ये रिडक्शन करने के लिए कैपेबल होते हैं, यही यहाँ पर कहना है। यहाँ पर किसके, ये जो मोनोसैकेराइड होते हैं, ये मोनोसैकेराइड क्या है, तो रिड्यूसिंग शुगर्स है, ठीक है। तो देखो क्या है, ये मोनोसैकेराइड क्या है, तो रिड्यूसिंग शुगर है, बिकॉज इसके अंदर क्या है, फ्री अल्डिहाइड ग्रुप होता है और कीटोनिक ग्रुप, एक तो अल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर कीटोन ग्रुप होगा। एंड ये जो है वो क्या बनेंगे, रिड्यूसिंग होते हैं, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए कैपेबल होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन के, उसको हम रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडक्शन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है सिंपल वे के अंदर, ठीक है। और ये इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देखो ये H देन ये H2O, ठीक है, ये यहाँ पर एक H2O देन यहाँ पे एक H2O देन यहाँ पे एक H2O, एंड ये जो है वो यहाँ पर H रहेगा, एंड यहाँ पर OH जो है वो OH जैसा का वैसा ही है, सिर्फ यहाँ पर CH2 ये ग्रुप आ गया, ठीक है। इसको हम बोलेंगे अल्किल ग्रुप, ठीक है, क्या बोलेंगे, अल्किल ग्रुप, ओके, ये अल्किल ग्रुप आ गया। ये यहाँ पर O जो है वो सिंपल सिंगल रहेगा, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये है हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखेंगे ग्लूकोज। अभी देखो मोनोसैकेराइड के अंदर जो सबसे पहला है ग्लूकोज, कौन है सबसे पहले, ग्लूकोज, ठीक है। तो अभी ग्लूकोज देखो सबसे पहले, सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल इन लिविंग सेल। लिविंग सेल के अंदर फ्यूल का काम करता है। फ्यूल क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है फ्यूल, मतलब कि लिविंग सेल जो है, लिविंग सेल को अगर एनर्जी चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, एनर्जी, तो उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा ग्लूकोज, ठीक है। तो कभी कभी जो है हमको जो है वो कभी यहाँ पर एनर्जी नहीं रहती है हमारे बॉडी के अंदर, तो हम क्या लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं। मतलब लिविंग सेल के अंदर एनर्जी डालने का काम करता है ग्लूकोज, इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्यूल इन लिविंग सेल। मतलब लिविंग सेल का अगर काम चलते रहना है उस तरीके से, जब हम गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल डालते हैं, उसी तरीके से जो लिविंग सेल है उसको चलने के लिए हेल्प करता है हमारा ग्लूकोज, और ये होना ही चाहिए, या फिर उसको हम बोलेंगे फ्यूल और इन लिविंग सेल। एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन ह्यूमन ब्लड इज अबाउट 19 mg पर 100 ml। 100 ml के अंदर 19 mg मिलीग्राम होगा हमारा ग्लूकोज, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। अगर 100 ml का ब्लड हमने ले लिया तो उसके अंदर 90 मिलीग्राम का होगा हमारा ग्लूकोज। एंड द स्मॉल साइज, इसकी स्मॉल साइज जो है कैसे होती है, स्मॉल एंड सोल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ ग्लूकोज, ओके, ऑलो एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑलो देम पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इनटू द सेल।
अभी इसकी साइज जो कैसी होती है, स्मॉल होती है। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है, हमको पता है ऐसी सेल होती है, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है और जो ऊपर से सेल मेम्ब्रेन होता है। अभी बात करें हम एनिमल सेल की, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता, सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन से इसको अंदर जाने देगा, बिकॉज अभी हमने क्या बोला कि ये लिविंग सेल का फ्यूल है, तो फ्यूल को अंदर जाना पड़ेगा ना डालने के लिए, ठीक है। तो ये जो है वो ग्लूकोज जैसे ही आएगा अंदर जाएगा। क्यों जाएगा? बिकॉज इसकी जो साइज़ है वो स्मॉल है, ठीक है। तो इसकी साइज स्मॉल है एंड ये सोल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल है, इसलिए ये अलो हो सकता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल के अंदर जा सकता है बिकॉज ये वाटर के अंदर सोल्यूबल है और इसकी स्मॉल साइज है, और इसलिए वो सेल के अंदर जा सकता है और सेल को एक फ्यूल का काम करता है। और फ्यूल क्या करता है? एनर्जी देता है सेल को, ठीक है। एंड एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी रिलीज होती है कब? व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय द सेलुलर रेस्पिरेशन, जब मॉलिक्यूल मेटाबोलाइज्ड होता है, मेटाबोलाइज्ड, ठीक है, बाय द सेलुलर रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन का एक टाइप है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाने के बाद जो मॉलिक्यूल है वो मेटाबोलाइज हो जाता है, कंस्ट्रक्ट हो जाता है, ओके। और उसके बाद क्या मिलती है हमको? एनर्जी मिलती है, मतलब एनर्जी रिलीज होती है। तो ये होता है सिंपल में ग्लूकोज के अंदर, ठीक है। तो ये है हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज आपको पता चल गया कि ये फ्यूल है लिविंग सेल के अंदर का, और ये ह्यूमन ब्लड होता है उसके अंदर। अगर हमने 100 ml का ब्लड ले लिया ह्यूमन का, उसके अंदर 19 मिलीग्राम होगा हमारा ग्लूकोज, ये फ्यूल का काम करता है, ठीक है, लिविंग सेल के अंदर। उसके बाद सेकंड होता है गैलेक्टोज। अभी गैलेक्टोज क्या है? देखो गैलेक्टोज इट्स लुक वेरी सिमिलर टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सिमिलर होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। एंड दे कैन आल्सो एग्जिस्ट अल्फा एंड बीटा फॉर्म, ये दो फॉर्म में एग्जिबिट होता है, अल्फा एंड बीटा। एंड गैलेक्टोज रिएक्ट विद ग्लूकोज, सो गैलेक्टोज अगर ग्लूकोज के साथ रिएक्ट हो गया तो ये क्या फॉर्म करेगा? डाइसैकेराइड फॉर्म करेगा, लैक्टोज। कौन सा? डाइसैकेराइड, लैक्टोज। अभी हम देख रहे हैं मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, ठीक है। और मोनोसैकेराइड क्या होता है? सिंपल एक ही यूनिट से बनता है, जैसे कि यहाँ पर है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज क्या है? तो एक मोनोसैकेराइड है। उसके बाद ये ग्लूकोज क्या है? तो एक मोनोसैकेराइड है, ठीक है, ग्लूकोज। अभी गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, ठीक है, ये गैलेक्टोज प्लस ये ग्लूकोज दोनों मिल गए तो क्या बन गया? दो से बना हुआ, एंड दो को हम क्या बोलते हैं? डाई, एंड सिंपल में डाई सैकेराइड, ठीक है। तो डाई सैकेराइड, तो हमारे पास मिल गया डाइसैकेराइड। और ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनता है, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज से बनता है डाइसैकेराइड। वो डाइसैकेराइड का नाम क्या है? वो डाइसैकेराइड का नाम है लैक्टोज, ठीक है। तो ये तो आपको समझ के लेना है यहाँ पर कि जो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज है ये कंबाइन हो जाएंगे, ये दो मोनोसैकेराइड, तो हमको मिलेगा डाइसैकेराइड, उसका नाम होगा लैक्टोज, ठीक है। ये गैलेक्टोज जो है वो ग्लूकोज से ही सिमिलर होता है, यही तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गैलेक्टोज। उसके बाद है फ्रुक्टोज। कौन सा है? फ्रुक्टोज है। इट इज़ द फ्रूट शुगर, इसको हम क्या बोलते हैं? तो फ्रूट शुगर बोलते हैं, ठीक है। एंड केमिकली इट इज़ द कीटोन हेक्सोस, ये क्या है? कीटो हेक्सोस है, बट इट हैज़ अ 5 एटम रिंग रैदर देन द 6 एटम रिंग। जो 6 एटम रिंग होती है तो ऐसा इसको नहीं है, इसको 5 एटम ही रिंग है, मतलब कि 5 एटम रिंग इसके अंदर होती है, एंड इसको हम फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। एंड केमिकली इट इज़ कीटो हेक्सोस, ओके। एंड फ्रूट रिएक्ट विद द ग्लूकोज, अगर ये फ्रुक्टोज रिएक्ट हो गया ग्लूकोज के साथ तो ये क्या बनेगा? ये बनाएगा पॉलीसैकेराइड। वो कौन सा होगा? वो होगा सुक्रोज। सुक्रोज क्या है? तो एक डाइसैकेराइड बनाएगा, बिकॉज दो ही है ना, दो मोनोसैकेराइड अगर कंबाइन हो गए तो क्या बनेगा? ये देखो फ्रुक्टोज प्लस ग्लूकोज, ये दोनों क्या है? तो ये मोनोसैकेराइड, ये है ये मोनोसैकेराइड, और दो मोनो तैयार हो गए तो दो मोनोसैकेराइड तैयार होंगे। मोनो दो को होता है, हम बोलते हैं डाई, और डाई सैकेराइड, और उस डाइसैकेराइड का नाम है सुक्रोज। मतलब कि फ्रुक्टोज और ग्लूकोज मिल जाने के बाद, दो मोनोसैकेराइड मिल जाने के बाद मिलता है सुक्रोज, ठीक है। और गैलेक्टोज एंड जो है सिंपल में गैलेक्टोज एंड उसका ग्लूकोज, ये मिल जाने के बाद हमको क्या मिलता है? जो कि हमने पहले देखा था वो मिलता है हमको, ये देखो लैक्टोज, ठीक है। ये हमको ध्यान में रखना है। उसके बाद है डाइसैकेराइड, ठीक है। तो ये डाइसैकेराइड अब देखेंगे, मोनोसैकेराइड तो हमने देख लिया, अब देखेंगे डाइसैकेराइड। देखो मोनोसैकेराइड्स आर रेयर इन नेचर। मोनोसैकेराइड कैसे होते हैं? रेयर इन नेचर होते हैं। मोस्ट शुगर फाउंड इन नेचर आर डाइसैकेराइड, और बहुत सारी जो शुगर होती है नेचर के अंदर वो डाइसैकेराइड के ही फॉर्म में पाई जाती है, और जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं नेचर के अंदर। एंड डाइसैकेराइड कब फॉर्म होता है? देखो मैंने यहाँ पर बहुत बार बताया लेकिन फिर भी है, ओके। डाइसैकेराइड इज फॉर्म व्हेन 2 मोनोसैकेराइड्स रिएक्ट बाय कंडेंसेशन रिएक्शन। जब दो मोनोसैकेराइड, ठीक है, दो मोनोसैकेराइड जो है वो रिएक्ट होते हैं, क्या होते हैं? रिएक्ट, ओके। कौन सी प्रोसेस से? कंडेंसेशन रिएक्शन, ओके। कंडेंसेशन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होगी कंडेंसेशन रिएक्शन
इसके अंदर क्या होगा, दो मोनोसैकेराइड कंबाइन होंगे, वो होगा कंडेंसेशन रिएक्शन, रिलीजिंग वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी, और ये प्रोसेस को एनर्जी लगता है। कौन से प्रोसेस को, कंडेंसेशन रिएक्शन को। और ऐसे रिएक्शन जिसको एनर्जी लगती है इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, या फिर हीट लगती है, ठीक है उसको। ये जो है आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर। तो ये देखो, सबसे पहले डाइसैकेराइड किससे बनता है, मोनोसैकेराइड रिएक्ट हो जाएंगे दो बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन, एंड ये एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा, और इस प्रोसेस को एनर्जी लगती है उसको। ये जो हो जाने के बाद जो है, बाद में हमको मिलेगा डाइसैकेराइड, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट में है डाइसैकेराइड की इंफॉर्मेशन। डाइसैकेराइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, जैसे कि मोनोसैकेराइड भी वाटर के अंदर सोल्यूबल था और डाइसैकेराइड भी वाटर के अंदर सोल्यूबल है। एंड बट दे आर टू बिग टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन से जा नहीं सकते बिकॉज ये बड़े होते हैं, ओके। बाय डिफ्यूजन से, ये डिफ्यूजन नाम की प्रोसेस होती है जिससे क्या होता है, जो मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर एंटर होता है। ये डाइसैकेराइड जा नहीं सकते बिकॉज ये मॉलिक्यूल जो है इसका टू बिग, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है देन दी मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मॉलिक्यूल छोटा होता है इसलिए वो जा सकते हैं इजीली, लेकिन जो डाइसैकेराइड है वो जा नहीं सकता सेल मेम्ब्रेन से अंदर सेल के, बिकॉज इसका जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। एंड दे आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूरिंग डाइजेशन। तब क्या होता है, अभी सिंपल में हम ग्लूकोज किस लिए लेते हैं, हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी मिलना चाहिए इसलिए लेते हैं। अभी हमने अगर डाइसैकेराइड को खा लिया, इसको डाइसैकेराइड को लिया, तो हमारे बॉडी वो सेल के अंदर जा नहीं पाएगा बिकॉज वो बड़ा मॉलिक्यूल है, वो कैसा है, टू बिग। तो ये बहुत ज़्यादा बिग है, मतलब बड़ा है, वो सेल के अंदर जा नहीं पाएगा। देखो सेल के अंदर वो ऐसा जा नहीं पाएगा, तो इसको क्या किया जाएगा, स्मॉल बना दिया जाएगा। स्मॉल कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ड्यूरिंग डाइजेशन। जब डाइजेशन शुरू होगा तब जो बड़े मॉलिक्यूल होंगे उसको छोटा बना दिया जाएगा, और जब वो छोटा बन जाएगा तो वो सेल के अंदर जो इजीली जा पाएगा। तो यही तो खास है, ब्यूटी है, एवरीथिंग के पीछे एक रीज़न होता है, ठीक है। तो इसको पहले ब्रेक डाउन किया जाएगा, छोटा कर दिया जाएगा, और बाद में वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर उसको छोटा कर दिया जाएगा जब डाइजेशन नाम की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड दस फॉर्म मोनोसैकेराइड, वो मोनोसैकेराइड बना देगा, एंड देन पास इनटू द ब्लड एंड थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इनटू द सेल। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन से वो सेल के अंदर चला जाएगा, ये होती है सेल, और ये ऊपर उसके ऊपर होता है सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर वो जा पाएगा कब, जब उसका डाइजेशन नाम की प्रोसेस जो होती है हमारे बॉडी के अंदर, तब स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा, छोटा बना दिया जाएगा, और वो बाद में फिर इजीली यहाँ पर सेल के अंदर जा पाएगा, और सेल को एनर्जी देने का काम करता है सैकेराइड, जो कि हमको पता ही है, एज हम उसको फ्यूल बोलते हैं लिविंग सेल का, ठीक है। तो यही तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर। ये हो गया हमारा मोनोसैकेराइड, नहीं डाइसैकेराइड, सॉरी। अभी देखो डाइसैकेराइड जो है वो यहाँ पर देखो वाटर के साथ अगर रिलीज होगा, हमने उसको कंबाइन कर लिया, तो सिंपल में हमने क्या बोला था कि डाइसैकेराइड कब बनता है, जब दो मोनोसैकेराइड कंबाइन हो जाते हैं तब मिलता है डाइसैकेराइड। अभी देखो ये मोनोसैकेराइड कंबाइन हो गए, ओके, लेकिन उसके बाद क्या मिल गया हमको, वाटर रिलीज होता है जो कि हमने पहले देखा था, और मिल गया डाइसैकेराइड, ठीक है। और इसी अपोजिट प्रोसेस करेंगे तो देखो यहाँ पर यहाँ पर इसको जो है रहने देता हूँ, यहाँ पर देखो C12 है, H22O11, ये होता है किसका फॉर्मूला है, ये है डाइसैकेराइड का फॉर्मूला, ठीक है। ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है, ये देखो आप ध्यान में रखो, प्लस H2O मतलब कि वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका C6H12, ठीक है, ये 6 आ गया, यहाँ पर H12 आ गया, एंड O6। अभी देखो यहाँ से C6 निकल गए, रह गए 6, यहाँ पर H12 हो गए, 12 हो गए, मतलब कि कितने रह गए, देखो यहाँ पर 10 रह गए, और यहाँ पर C6 हो गया, 6 रह 11 के से आप 6 निकाल दो, रह गए कितने 5, ठीक है। तो 11 से 6 निकाल दिए, कितने 5 रहेंगे, मतलब कि ये रह गए हैं, ये मॉलिक्यूल पूरा बन गया और ये रह गए हैं बाकी, मतलब हमारे पास C6 है, ठीक है। तो ये C6 यहाँ पर आ गया, लेकिन H2 10 ही है, फिर बाद में क्या होगा, तो ये देखो ये यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर मिल जाएंगे और बन जाएगा H12, एंड ऑक्सीजन 5 ही है, तो ये एक ऑक्सीजन यहाँ पर मिल जाएगा, मतलब 5 और 6 बन जाएंगे, मतलब कि यहाँ पर C6H12O6 प्लस और बन जाएगा C6H12O6, मतलब कि मोनोसैकेराइड प्लस मोनोसैकेराइड, मतलब कि डाइसैकेराइड को वाटर के साथ अगर हम हाइड्रोलाइज किया, हमने वाटर मिलाया उसके अंदर डाइसैकेराइड के अंदर, तो हमको मिलेगा मोनोसैकेराइड प्लस मोनोसैकेराइड। और मोनोसैकेराइड हमने कंबाइन किया
तो वाटर रिलीज होगा और उसके साथ साथ डाइसैकेराइड मिलेगा हमको, अपोजिट रिएक्शन है, ठीक है। सो ऐसा करेंगे तो ये मिलेगा और ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है, अपोजिट रिएक्शन है, ये आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो देखो ये जो दो ग्लूकोज होता है, ओके, सो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर आपको ग्लूकोज मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये देखो, तो ये एक ग्लाइको क्या है, सिडिक लिंकेज बन जाती है दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर। और जो माल्टोज है, ये माल्टोज क्या है, तो डाइसैकेराइड, ये क्या है, तो डाइसैकेराइड। और डाइसैकेराइड कब बनता है, जब दो मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो बनता है डाइसैकेराइड। और ये ग्लूकोज ये माल्टोज जो है वो डाइसैकेराइड है और ये बनता है दो ग्लूकोज से बनता है। देखो ये दो ग्लूकोज, ये फर्स्ट वाला ग्लूकोज, ये सेकंड वाला ग्लूकोज, ठीक है, ये कंबाइन हो गया और बन गया हमारा माल्टोज। ये क्या है, माल्टोज डाइसैकेराइड है। तो यहाँ पर देखो कैसे बन गया है, बिकॉज यहाँ पर जो था क्या था, ये हाइड्रोजन जो था, यहाँ पर सिंपल में ये O के साथ इसका बॉन्ड हो गया है और ये है कौन सी लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अभी यहाँ पर सिंपल में ध्यान में रखो आप कि जब ये दो मोनोसैकेराइड रिलीज होंगे, जब हमने कंबाइन किया तो डाइसैकेराइड मिलेगा, ठीक है। तो ये डाइसैकेराइड मिला, लेकिन जो H2O है वो बाहर गिरा, H2O मतलब दो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा इससे, ठीक है, कौन से, दो हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन। मतलब कि यहाँ पर आप ध्यान में रखो, यहाँ पर एक OH रहेगा सबसे पहले और यहाँ पर एक OH रहेगा। अभी एक O तो यहाँ पर चला गया, ठीक है, यहाँ पर है एक O, तो मतलब कि एक O यहाँ पर है और ये H2, ये देखो OH एंड AH, मतलब कि दो H है, मतलब H2 एंड O, मतलब कि H2O रिलीज हो गया और ये O इसने यूटिलाइज कर लिया ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन इसने यूटिलाइज कर लिया और जो ये OH है और ये H है वो बाहर गिर गया, मतलब एज अ वाटर गिर गया, ठीक है। और ये जो O है वो दोनों साइड से ग्लूकोज को जोड़ देगा, उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यही तो है ब्यूटी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, इंटरेस्टिंग है ना। तो ये है हमारा सिंपल में डाइसैकेराइड। और उसके बाद है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड अब देखेंगे, मोनोसैकेराइड कैट अंडरगोज, ये देखो मोनोसैकेराइड जो है वो बहुत ज़्यादा कंबाइन होकर मिलता है पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड कैन अंडरगोज सीरीज ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। अभी देखो एक बार अगर हो गया रिएक्शन कंडेंसेशन तो हमको क्या मिलेगा, डाइसैकेराइड मिलेगा। लेकिन पॉली मतलब होता है मेनी, तो पॉली मतलब मेनी डाइसैकेराइड, मतलब पॉलीसैकेराइड फॉर्म करने के लिए जो कंडेंसेशन रिएक्शन है वो कितने बार होना पड़ेगा, बहुत बार होना पड़ेगा, मेनी बार होना पड़ेगा। और उसको हमने एक वर्ड यूज़ किया है, वो है सीरीज। क्या वर्ड यूज़ किया है, सीरीज। सीरीज मतलब कि बहुत सारे टाइम्स वो अंडर वो जाएगा कौन से रिएक्शन के अंदर, कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर, और हमको मिलेगा पॉलीसैकेराइड। एडिंग वन यूनिट आफ्टर द अदर टू द चेन, मतलब कि एक यूनिट जो है वो ऐड करता जाएगा आफ्टर द अदर चेन, ठीक है। एंड टिल अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल इज फॉर्म, कब तक करेगा ऐड, जब तक लार्ज मॉलिक्यूल नहीं बन जाता तब तक मॉलिक्यूल को तब तक ऐड करेगा और हमारे पास बाद में निकल के आएगा इसका प्रोडक्ट होगा, वो होगा पॉलीसैकेराइड। एंड दिस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। इसको हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों, बिकॉज इसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ऐड किए गए हैं, मतलब कि पॉली मतलब मेनी टाइम्स एक ही मॉलिक्यूल को ऐड किया गया है, वो होते हैं पॉलीमराइजेशन। अभी पॉलीसैकेराइड के दो टाइप होते हैं, हमको पता है, एक होता है होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। सबसे पहले होता है होमोपॉलीसैकेराइड, देन होता है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमो के अंदर हम सेम टाइप के जो मोनोमर होते हैं, मोनोमर, उसको ऐड करते हैं, और हेटेरो टाइप के अंदर हेटेरो जो है पॉलीसैकेराइड उसके अंदर हम डिफरेंट जो है वो टाइप के मोनोमर ऐड करते हैं, जो कि हमने पहले भी देखा था, ठीक है। देन द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीसैकेराइड्स मॉलिक्यूल्स डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, और जो प्रॉपर्टीज है पॉलीसैकेराइड के उसकी लेंथ के ऊपर डिपेंड है, उसके ब्रांचिंग के ऊपर डिपेंड है, उसकी फोल्डिंग के, उसकी कॉइलिंग के ऊपर डिपेंड होता है पॉलीसैकेराइड की प्रॉपर्टीज, ठीक है। मतलब अगर हमने ये मोनोमर प्लस ये मोनोमर प्लस ये मोनोमर प्लस ऐसे ऐड करते गएंगे तो बड़ा मॉलिक्यूल मिलेगा, वो होगा पॉलीसैकेराइड। और ये इतना लॉन्ग है, ठीक है, उसके बाद ये जो है वो सेकंड है, ये उससे भी लॉन्ग है, तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड होती है, लेंथ, उसके बाद उसकी ब्रांचिंग, उसके बाद उसकी फोल्डिंग, ब्रांचिंग मतलब ऐसा भी गया और ऐसा, ठीक है, वो ब्रांचिंग, उसके बाद फोल्डिंग एंड कॉइलिंग, इसके ऊपर डिपेंड होता है उसका प्रॉपर्टीज, किसका, पॉलीसैकेराइड का। उसके बाद पॉलीसैकेराइड के अंदर देखो स्टार्च। स्टार्च क्या है, देखो स्टार्च इज अ स्टोर्ड फूड इन द प्लांट्स। पॉलीसैकेराइड के अंदर क्या है, स्टार्च है। स्टार्च क्या है, देखो स्टार्च इज अ स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर फूड होता है और वो होता है स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। ये देखो स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स एंड इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। सबसे पहले होता है अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। जो स्टार्च है वो दो फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट होता है। सबसे पहला होता है अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, एंड बोथ आर मेड फ्रॉम अल्फा ग्लूकोज। ये दोनों अल्फा ग्लूकोज से ही बनते हैं। अमाइलोज इज अनब्रांच पॉलीमर एंड अल्फा ग्लूकोज
अल्फा ग्लूकोज का ये अनब्रांच पॉलीमर होता है, एंड अमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच पॉलीमर। ओके, अनब्रांच एंड ब्रांच इसमें ही डिफरेंस है। जो अमाइलोपेक्टिन होता है वो होता है ब्रांच, ब्रांचिंग होती है उसको, एंड जो अमाइलोज होता है वो होता है अनब्रांच, मतलब ब्रांचिंग नहीं होती। और ये जो है वो स्टार्च दो फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट होता है, टू फॉर्म के अंदर। सबसे पहला होता है अमाइलोपेक्टिन, देन होता है अमाइलोज। अमाइलोज जो है उसके अंदर ब्रांच नहीं होती, ये देखो ये है हमारा अमाइलोज। तो ये अमाइलोज के अंदर आपको कभी भी ब्रांच नहीं दिखेगा, सीधा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होगा। लेकिन जो अमाइलोपेक्टिन होगा इसके अंदर ब्रांच दिखेगी। अमाइलोपेक्टिन क्या है, तो स्टार्च का ही एक फॉर्म है, बिकॉज स्टार्च दो फॉर्म में वो एग्जिबिट होता है। सबसे पहला है अमाइलोज, देन है अमाइलोपेक्टिन। सो ये जो अमाइलोपेक्टिन आपको दिख रहा है, ये अमाइलोपेक्टिन, ये अमाइलोपेक्टिन के अंदर देखो ये ऐसी एंड ऐसी ब्रांच है, ठीक है। क्या है, तो ब्रांच है, बिकॉज ये अमाइलोपेक्टिन है, बिकॉज इसके अंदर ब्रांचिंग होता है, एंड इट कंप्लीटली इनसोल्युबल इन वाटर। और ये जो अमाइलोपेक्टिन होता है जो कि ब्रांच है वो इनसोल्युबल होता है वाटर के अंदर, मतलब वाटर के अंदर वो घुलता ही नहीं। और मैंने आपको बताया था या फिर हमने पहले ही पढ़ा है कि जो पॉलीसैकेराइड होता है उसका जो लेंथ होता है, उसकी ब्रांचिंग होती है, उसके ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज होती है, डिपेंड, करेक्ट है। तो अमाइलोज थोड़ा बहुत पानी के अंदर घुलता है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन नहीं घुलता। क्यों, बिकॉज इसके अंदर ब्रांचिंग है, और ब्रांचिंग डिसाइड करती है उसकी प्रॉपर्टीज को, जो कि हमने पहले ही देखा था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है स्टार्च के अंदर। स्टार्च क्या है, तो एक स्टोर्ड फूड है प्लांट्स के अंदर, और ये दो फॉर्म के अंदर एग्जिबिट होता है। सबसे पहले है अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज एक स्ट्रेट लाइन में होता है, एंड जो है वो अल्फा ग्लूकोज से बनता है, एंड अमाइलोपेक्टिन जो है वो अल्फा ग्लूकोज से ही बनता है, लेकिन वो ब्रांच पॉलीमर होता है। पॉलीमर बोले तो बहुत ज़्यादा मोनोमर ऐड करके, ये एक मोनोमर, उसके बाद ये सेकंड मोनोमर, ये थर्ड, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे मोनोमर को ऐड किया करके ये बना है, उसको होता है पॉलीमर या फिर स्टार्च या फिर पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ग्लाइकोजन, ठीक है। स्टार्च अभी हमने देख लिया, अब देखेंगे ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज अमाइलोपेक्टिन। क्या है ग्लाइकोजन, क्या है, अमाइलोपेक्टिन है विथ शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द ब्रांचिंग साइड चेन। ये अमाइलोपेक्टिन ही है। अमाइलोपेक्टिन क्या है, तो एक स्टार्च का फॉर्म है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन ब्रांचिंग साइड चेन। ब्रांचिंग साइड चेन के अंदर शॉर्ट डिस्टेंस होता है, एंड ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी। जैसे स्टार्च जो है वो प्लांट बॉडी के अंदर था, देखो जो स्टार्च है वो प्लांट के अंदर एज अ फूड था, और सेकंड जो यहाँ पर हमारा क्या ग्लाइकोजन है, ठीक है, ग्लाइकोजन वो क्या है, तो वो एनिमल के अंदर जो वो अपना फूड होता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी, एंड पर्टिकुलरली इन लीवर। कहाँ पर होता है, एनिमल बॉडी के अंदर, पर्टिकुलरली किस जगह पे होता है, तो होता है लीवर के अंदर एंड मसल्स के अंदर, फ्रॉम वेयर इट इज हाइड्रोलाइज्ड एज पर नीड। और वो हाइड्रोलाइज होता है एज पर नीड्स प्रोड्यूस ग्लूकोज। जब कभी हमारे बॉडी को जो है वो खाना मतलब चाहिए, एनर्जी चाहिए, अगर हमने खाना नहीं खाया तो भी हमारे बॉडी के अंदर का जो ग्लाइकोजन होता है उसको हमारी बॉडी खाती है। और ये ग्लाइकोजन कहाँ पर होता है, तो लीवर के अंदर होता है। लीवर के अंदर ये होता है तो ये हाइड्रोलाइज होना स्टार्ट कर देता है, और उससे हाइड्रोलाइज हो जाने के बाद हमको पता है कि क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। और ग्लूकोज जो फिर हमारी बॉडी को लगता है वो बॉडी हमारी ले लेती है, ठीक है। तो जब कभी हमारी बॉडी को भूख लगी है, इसका मतलब हमारी बॉडी अंदर जो है वो कुछ ना कुछ यहाँ पर सिंपल में ग्लूकोज को टेकअप कर रही है, ठीक है। यही तो आपको ध्यान में रखना है कि ग्लूकोज स्टोर्ड होता है एनिमल बॉडी के अंदर, पर्टिकुलरली लीवर एंड मसल के अंदर, फ्रॉम वेयर इट इज हाइड्रोलाइज। वो हाइड्रोलाइज हो जाती है एज पर नीड, जैसी नीड लगी उस तरीके से वो हाइड्रोलाइज हो जाती है, और हम ग्लूकोज क्रिएट होता है हाइड्रोलाइज हो जाने के बाद, और वो ग्लूकोज को टेकअप करके हमारी बॉडी एनर्जी ले लेती है, ठीक है। तो ये है हमारा ग्लाइकोजन। स्टार्च किसके अंदर था, स्टोर फूड प्लांट्स के अंदर, और ग्लाइकोजन किसके अंदर है, स्टोर फूड्स एनिमल के अंदर, ठीक है। यही तो डिफरेंस है। उसके बाद है सेलुलोज। क्या है सेलुलोज, देखो सेलुलोज क्या होता है, इट इज अ पॉलीमर मेड अप फ्रॉम 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड द पॉलीमर मॉलिक्यूल आर स्ट्रेट, ठीक है। तो ये 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनता है, कौन, सेलुलोज। सेलुलोज जो है इसके अंदर कितने ग्लूकोज होते हैं, तो 3 ग्लूकोज होते हैं सेलुलोज के अंदर, तो ये 3 ग्लूकोज से बनता है। एंड सेलुलोज सर्व टू फॉर्म द सेल वॉल इन द प्लांट सेल। और ये सेलुलोज क्या करता है, ये काम में आता है, मतलब होता है किसके लिए, सेल वॉल फॉर्म करने के लिए। सेलुलोज क्या करता है, सेल वॉल फॉर्म करने के लिए होता है। अभी देखो ये होती है प्लांट सेल, ये होती है एनिमल सेल, यह है प्लांट सेल, यह है एनिमल सेल। सो एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही या फिर ऊपर ही, सेल के ऊपर ही सेल वॉल होता है। क्यों, बिकॉज एनिमल जो है अगर बहुत ज़्यादा धूप है तो घर के अंदर आ सकते हैं, छाँव के अंदर जा सकते हैं, प्लांट नहीं जा सकते। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो प्लांट घर के अंदर नहीं जा सकते, मतलब इसके सेल जो है वो एक ही जगह पर रहते हैं, तो इसको प्रोटेक्शन की जो है वो नीड होती है, तो इसलिए इसके ऊपर एक टफ कवरिंग होता है, उसको हम बोलेंगे सेल वॉल। और ये सेल वॉल जो है वो बनता है
बिकॉज ऑफ किससे बनता है, ये बनता है सेलुलोज से। सेल वॉल जो होती है प्लांट सेल के अंदर, ऊपर की जो सेल वॉल वो बनता है सेलुलोज से। एंड दीज आर मच टफर, ये बहुत ज़्यादा टफ होता है देन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से टफ होता है। और सेल मेम्ब्रेन कहाँ पर होता है, एनिमल सेल के अंदर ऊपर होता है सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पर जो प्लांट सेल है उसके ऊपर भी सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेवल होती है, वो होती है सेल वॉल। और यहाँ पर एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन ही होता है और वो टफ नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन से ज़्यादा टफ होता है सेल वॉल। और एनिमल जो है वो कहाँ पर भी जा सकते हैं, इसलिए जो सेल वॉल है उसके, जो हमारी सेल है एनिमल की, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन सेल जो होती है प्लांट की उसके अंदर सेल वॉल होता है। एंड दिस इज टफनेस इज ड्यू टू, ये जो है वो कैसा है, टफनेस, इसके अंदर टफनेस है, टफ है, हार्ड है, ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ ग्लूकोज यूनिट इन द पॉलीमर चेन। इसका जो ग्लूकोज है वो पॉलीमर चेन के अंदर ऐसे ऐड किया गया है, इसलिए वो जो लेयर है वो कैसी बन जाती है, टफ बन जाती है। मतलब इसके अंदर क्या आता है, टफनेस आता है। ओके, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द नियर बोरिंग चेन। और यहाँ पर टफनेस क्यों आती है, बिकॉज ये पॉलीमर के अंदर अरेंज है, कैसे, ग्लूकोज का जो यूनिट है वो कैसा अरेंज है, पॉलीमर यूनिट, ठीक है, इसलिए इसके अंदर टफनेस आई है। और सेकंड है इसके अंदर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसलिए ये जो है वो क्या बन गया है, टफ बन गया है बिटवीन नियर बोरिंग चेन्स। मतलब कि नियर जो चेन है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके नियर में जो चेन है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसा कर करके जो सेलुलोज से बना है हमारा सेल वॉल वो कैसा होता है, टफ होता है। सो ये 3 ग्लूकोज से बना होता है एंड ये सर्व करता है टू फॉर्म दिस सेल वॉल फॉर्म करने के लिए प्लांट सेल के अंदर। एंड दीज आर मच टफर देन द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसके अंदर होता है, एनिमल सेल के अंदर भी होता है, प्लांट सेल के अंदर भी होता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा लेवल लेयर जो होती है, लेवल या फिर लेयर बोलते हैं उसको, वो होती है सेल वॉल की। एंड ये टफनेस होता है बिकॉज इसके अंदर अरेंजमेंट है ग्लूकोज यूनिट्स का, किसके फॉर्म में, पॉलीमर चेन के फॉर्म में। एंड इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है नियर जो चेन होती है उसके साथ, और इसलिए ये जो है वो टफ होता है। ठीक है, तो ये है हमारा सेलुलोज जिससे बनती है प्लांट सेल की सेल वॉल। ठीक है, उसके बाद जो है वो लास्ट टॉपिक देखेंगे इस हमारे पार्ट का, वो है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब कि क्या इसका इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंस बोले तो होता है इंपॉर्टेंट, क्या होता है, इंपॉर्टेंट। तो क्या इंपॉर्टेंटनेस है इसका, इंपॉर्टेंट क्यों है ये, किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट, किसके अंदर, बायो मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट कैसे इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट देखो, इट सप्लाइज एनर्जी फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म है जो हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस होती है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव, हमारे बॉडी के अंदर 2 टाइप की रिएक्शन होती है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव बोले तो बॉडी के अंदर कुछ बनाने का काम करता है, उसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव। एंड सेकंड होती है डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव के अंदर क्या किया जाता है, कुछ बिगाड़ने का काम किया जाता है या फिर ब्रेक डाउन करने का काम किया जाता है। जैसे डाइजेशन क्या है, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन है। तो दोनों की मतलब कि सम ऑफ द टोटल बायोकेमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। मतलब जिसके अंदर क्या है, तो कंस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शन भी है और उसके साथ साथ डिस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शन भी है, उसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। और ये मेटाबॉलिज्म को एनर्जी सप्लाई करने के लिए होते हैं कार्बोहाइड्रेट। एंड ग्लूकोज इज द मेन सबस्ट्रेट फॉर द एटीपी सिंथेसिस। और ग्लूकोज क्या करता है, एटीपी सिंथेसिस करने के लिए फॉर्म करता है। एटीपी क्या है, तो एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका लॉन्ग फॉर्म है, और ये एनर्जी इसके फॉर्म में लगती है हमारी बॉडी को। एंड सेकंड है लैक्टोज। लैक्टोज क्या है, तो क्या है, डाइसैकेराइड है, प्रेजेंट इन मिल्क, प्रोवाइड एनर्जी, मिल्क के अंदर होता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है टू द लैक्टेटिंग बॉडीज। ठीक है, लैक्टेटिंग बॉडीज मतलब कि ऐसे बॉडीज को क्या लगता है, जो मिल्क है वो मिल्क लेके बाद में क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। देन लास्ट है पॉलीसैकेराइड सर्व एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये जो पॉलीसैकेराइड है ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट सेल मेम्ब्रेन का क्या है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है पॉलीसैकेराइड, और इसलिए ये भी इसका क्या है, तो एक सिग्निफिकेंस है। एंड सेल वॉल एंड रिजर्व फूड एज अ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। सेल वॉल एंड रिजर्व फूड एज अ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, तो सेल वॉल एंड इसके साथ क्या होगा, रिजर्व फूड है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। ये क्या है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये क्या है, तो एक रिजर्व फूड का काम कर रहे हैं। ये सभी क्या है, पॉलीसैकेराइड है। मतलब कि पॉलीसैकेराइड सर्व एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल। जो पॉलीसैकेराइड है वो कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का, और इसलिए ये इसका क्या है, पॉलीसैकेराइड क्या है, तो एक कार्बोहाइड्रेट है, मतलब कि इसका एक सिग्निफिकेंस है, मतलब इंपॉर्टेंट है। देन सेल वॉल एंड रिजर्व फूड, उसके बाद ये स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन, उसके बाद सेलुलोज। सेलुलोज कहाँ पर होता है, सेल वॉल के अंदर। स्टार्च जो है वो किसके अंदर होता है, स्टार्च होता है प्लांट सेल के अंदर, स्टोर फूड का काम करता है। ग्लाइकोजन एनिमल सेल के अंदर स्टोर फूड का काम करता है। तो ये इसके क्या है, तो इंपॉर्टेंट है, मतलब कार्बोहाइड्रेट के इंपॉर्टेंट है। लैक्टोज किसके अंदर होता है, डाइसैकेराइड, मतलब ये डाइसैकेराइड मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है।
कार्बोहाइड्रेट के जो 3 टाइप है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, ये सभी इंपॉर्टेंटनेस आपको यहाँ पर बताने। अगर इससे ज़्यादा भी अगर आपको समझ में आया चैप्टर में और कौन से इंपॉर्टेंस है इसके, तो वो भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो यह है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर गाइज जो है हमारा वो पार्ट फर्स्ट एंड होता है। कंप्लीट पार्ट फर्स्ट में हमने लिया है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ओवरव्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या लेंगे वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो खत्म होता है। तो अगर आपको पार्ट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इस पार्ट को जो है अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, ताकि उनको भी एक डिटेल में एंड कंपैरेटिव एंड अच्छे तरीके से पढ़ने का मौका मिले, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।